प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है पधार चुके हैं लाइव, क्योंकि अब आज हम लोग अपने टारगेट नंबर 4 और टारगेट नंबर 5 को कवर करने वाले हैं। टारगेट नंबर 4 था हमारा मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है? तो जैसा कि कल का क्रिकेट मैच बीता है, आपने देखा मैक्सवेल ने योद्धा बनकर मैच को जीता। तो वही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। देखो, इंसान किसी चीज़ से भी सीख सकता है, ठीक है? तो आप देखिए कि किस तरह से कल लड़ाई करी और अपनी टीम को विजयी प्राप्त जिताया। तो उसी तरीके से आप भी मैक्सवेल से सीख सकते हैं कि हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों ना चल रहे हों, लेकिन अगर आपके अंदर जो है दृढ़ शक्ति और दृढ़ निश्चय है, तो आप किसी भी चीज़ को जो है अपने जो है करीब लेके आ सकते हो, यानी कि मंजिल जो है आपको मिलेगी, सफलता आपको मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुरू करते हैं आज का लेसन और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। हालांकि इसका जो बेसिक थॉट प्रोसेस है वो मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन फिर भी वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं आज, ठीक है? मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग जो है ये हमारा जो टारगेट नंबर 4 है, मोशन अंडर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व के अधीन गति, ये वाला पोर्शन हमने कवर करना है आज और इसके कुछ क्वेश्चन भी लगा के हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 201 रन बनाए थे, 204 नहीं। चलिए फटाफट देखिए, अगला जो हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तो वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, एक आकर्षण बल महसूस करती है कोई भी वस्तु, चाहे आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक देते हैं। 201 रन बनाए थे, 204 नहीं। चलिए फटाफट देखिए, अगला जो हम कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तो वो है मोशन अंडर ग्रेविटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है, एक आकर्षण बल महसूस करती है कोई भी वस्तु, चाहे आप किसी वस्तु को ऊपर फेंकें, चाहे किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे छोड़ें, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक त्वरण पैदा होता है, एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण और अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हम बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट की। तो पहला केस देखिए और फॉर्मूले सभी लोग नोट करते चले जाएं, दिमाग में इस चीज को याद करते चले जाएं। हम बात करना चाह रहे हैं आपसे कि अगर आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु को आप नीचे से ऊपर की तरफ यू वेग से इस तरह से फेंकते हैं, यू वेलोसिटी से आप इसको इस तरह से फेंकते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई वस्तु अपने अधिकतम यानी कि शिखर बिंदु पर पहुंचती है, ठीक है, अपने अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचेगी तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी है, जो उसका वेग है, वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक है? पहली बात क्या याद रखनी है कि अगर आप किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जब वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा, मैक्सिमम हाइट को अटेन करेगा, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, अंतिम जो उसका वेग होगा, वो शून्य हो जाएगा, ठीक है? तो यहीं से हम गति के अगर समीकरण लगाना चाहें, मान लीजिए ये पॉइंट ए है मेरा और ये पॉइंट बी है, अगर मैं ए से बी तक के लिए समीकरण लगाऊं, कहां से कहां तक के लिए, ए से बी तक के लिए, ठीक है? ए से बी तक के लिए अगर मैं समीकरण लगाता हूं तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं पहली समीकरण का इस्तेमाल करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करता हूं, तो पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u, क्योंकि g जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है तो इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका माइनस gt। आपको पता है कि ऊपर जाकर v 0 हो गया, सो 0 इज इक्वल टू u माइनस gt। तो यहां t का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा, तो t का वैल्यू जो आएगा आपका वो आएगा u अपॉन g। तो यानी कि ऊपर जाने में, बॉडी को ऊपर जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा, u बाई g टाइम लगेगा। अब याद रखिए, अगर वायु प्रतिरोध नहीं है तो जितना समय वस्तु ने ऊपर जाने में लिया है उतना ही समय वस्तु ऊपर से नीचे आने में लेगी। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? हम लिखेंगे यदि वायु प्रतिरोध ना हो, यदि वायु प्रतिरोध ना हो, लिखो मेरे साथ साथ बेटा, ये सारी बहुत जरूरी बातें हैं। यदि वायु प्रतिरोध ना हो, ठीक है, वायु प्रतिरोध ना हो, ठीक है, इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, यानी लिख लीजिए इस तरह से, इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, इफ देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, अगर वायु प्रतिरोध ना हो, एयर फ्रिक्शन ना हो, घर्षण ना हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट एंड दैट इज इक्वल टू u by g। और जो किसके इक्वल होगा, u by g के। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है ऊपर जाने में लिया गया समय बराबर होगा किसके, नीचे आने में लिया गया समय, ठीक है? तो जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय आपका नीचे आने में लगेगा, ठीक है? तो जाने में कितना टाइम लगा, u by g, और आने में कितना टाइम लगेगा, u by g, ठीक है? तो टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है? टोटल उड्डयन काल कितना हुआ, उड्डयन काल का मतलब है कि कितनी देर तक जो है आपकी वस्तु हवा में रही, ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट आप इसको कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि भाई कितना जो है समय तक आपकी वस्तु हवा में रही। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप निकाल सकते हैं कैपिटल टी, भाई टी जाने में लगा, टी आने में तो 2t हो जाएगा, सो कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 2u by g होगा। तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि टोटल जो टाइम लगेगा ऊपर से नीचे आने में वो कितना होगा, 2u by g होगा। कितना होगा, 2u by g। क्लियर है बेटा? क्लास YouTube पर ही लाइव चलेगा, एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको, आप इसी में देख लीजिए बेटा। चलो अब आगे देखो बच्चा, ध्यान से, गुड मॉर्निंग बेटा। अब ये पहली इक्वेशन हमने लगा दी। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप इसमें सेकंड इक्वेशन लगा के दिखाइए, तो आप लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ये जो हाइट है, इसकी ये जो ऊंचाई है वो h ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई है, ये h ऊंचाई, तो आप इसमें सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे लगाएंगे बताइए भाई? जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है आपकी h इज इक्वल टू ut प्लस, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो माइनस लेंगे, सो माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये आप सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड इक्वेशन लगाकर हमें कुछ कोई अच्छा नतीजा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। थर्ड इक्वेशन लगा के देख सकते हैं आप जरा। हम ये सारी इक्वेशन लगा रहे हैं a से b तक के लिए, ठीक है? थर्ड इक्वेशन अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि v का वैल्यू 0, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और माइनस 2gh, ठीक है? तो आप देखिएगा कि b बिंदु पर क्या होगा, v का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर और माइनस 2gh। तो यहाँ से h निकल के सामने आएगा, वो होगा u स्क्वायर बाय 2g। बेटा इसको याद रखिएगा, अगर आपने किसी वस्तु को u वेग से फेंका है तो अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त करेगा, वो u स्क्वायर बाय 2g प्राप्त करेगा। अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, u स्क्वायर बाय 2g प्राप्त करेगा, ठीक है? हाँ, ये बात याद रखिएगा सब लोग। अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, कह रहे कि कौन सा सब्जेक्ट है यार, फिजिक्स है बेटा, ये पूछ रहा है कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। चलिए ये बात, ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, कोई मुश्किल नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है? आसानी से आप इनको याद भी कर सकते हो। अब जरा ऊपर से नीचे वाला केस देखो, केस 2, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है? फिर क्वेश्चन कर रहे हैं आज हमें। केस 2 देखिए जरा प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, केस 2 देखिए। सेकंड केस पर आते हैं, केस नंबर 2। देखिए सेकंड केस में क्या है, ठीक है, भी लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे लगाएंगे बताइए? भाई जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है
ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है ये? h ऊंचाई। तो आप इसमें सेकंड इक्वेशन भी लगा सकते हैं। सेकंड इक्वेशन कैसे लगाएंगे बताइए भाई? जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है आपकी h इज इक्वल टू ut प्लस, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो माइनस लेंगे, सो माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो ये आप सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेकंड इक्वेशन लगाकर हमें कुछ कोई अच्छा नतीजा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। थर्ड इक्वेशन लगा के देख सकते हैं आप जरा। हम ये सारी इक्वेशन लगा रहे हैं a से b तक के लिए, ठीक है। थर्ड इक्वेशन अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि v का वैल्यू 0, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और माइनस 2gh, ठीक है। तो आप देखिएगा कि b बिंदु पर क्या होगा, v का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर और माइनस 2gh। तो यहाँ से h निकल के सामने आएगा, वो होगा u स्क्वायर बाय 2g। बेटा इसको याद रखिएगा, अगर आपने किसी वस्तु को u वेग से फेंका है तो अधिकतम ऊंचाई कितनी प्राप्त करेगा? वो u स्क्वायर बाय 2g प्राप्त करेगा। अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा? u स्क्वायर बाय 2g प्राप्त करेगा, ठीक है। हाँ, ये बात याद रखिएगा सब लोग। अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा? यानी कि कौन सा सब्जेक्ट है ये? अरे फिजिक्स है बेटा, ये पूछ रहा है कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। चलिए ये बात, ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, कोई मुश्किल नहीं है फॉर्मूले में, ठीक है, आसानी से आप इनको याद भी कर सकते हो। अब जरा ऊपर से नीचे वाला केस देखो, केस 2, फिर चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम। केस 2 देखिए जरा प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, केस 2 देखिए। सेकंड केस पर आते हैं, केस नंबर 2। देखिए सेकंड केस में क्या है, ठीक है, सेकंड केस में है ड्रॉप का केस, ठीक है। ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब जानते हो? ड्रॉप को हम लोग कहते हैं मुक्त रूप से गिरना, ठीक है। मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना मतलब अगर आपने किसी वस्तु को, ठीक है, मुक्त रूप से गिरा दिया। मुक्त रूप से गिराने का मतलब क्या होता है? छोड़ना। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को आप यहीं पर छोड़ दीजिए इस तरह से, ये देखिए, तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मुक्त रूप से गिरना कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ड्रॉप, ठीक है। जब भी आप किसी चीज को ड्रॉप करते हैं, ये शब्द याद रखिएगा, ड्रॉप, ड्रॉप शब्द याद रखिएगा। जब भी आप किसी चीज को ड्रॉप करते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में कोई वेलोसिटी नहीं दी है, ठीक है। शुरुआत में आपने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, तो ड्रॉप का मतलब है कि u का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप का क्या मतलब है? जल्दी से बताओ। ड्रॉप का मतलब है कि u की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इस बात को प्यारे बच्चों याद रखेंगे। अब आपकी बॉडी नीचे आ रही है इस तरह से, देखिए, दुम दुम तनाना दुम दुम, ठीक है। अब ये ग्राउंड तक पहुंच गई, तो मान लो जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो v होगा, ठीक है। इस बार ये बिंदु a है और इस बार ये बिंदु नीचे वाला b हो गया। मान लो कितनी ऊंचाई से आपने इसको गिराया है? h ऊंचाई से आपने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। कितनी ऊंचाई से गिरा दिया आपने इसको? h ऊंचाई से छोड़ दिया आपने इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए क्या है। अब अगर आप इसमें गति का पहला समीकरण लगाते हैं, ठीक है, गति का पहला समीकरण लगाते हैं, तो समीकरण कहां से कहां तक लगा रहे हैं? समीकरण लगा रहे हैं हम लोग a से b तक। कहां से कहां तक लगा रहे हैं? a से b तक के लिए लगा रहे हैं। तो अगर आप इसमें a से b तक के लिए समीकरण लगाओगे तो पहली समीकरण अगर लगाने का मन है आपका तो पहली समीकरण लगा सकते हैं v बराबर u प्लस gt। भाई क्यों? क्योंकि जिस दिशा में वेग है उसी दिशा में आज त्वरण है, तो इसलिए हम उसको धनात्मक लेंगे, ठीक है। और पिछले वाले केस में क्या था? जिस दिशा में वेग था त्वरण उसके विपरीत था, तो इसलिए हमने उसको माइनस लिया। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मंदन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? मंदन। जैसे जैसे वस्तु ऊपर जा रही है तो उसका वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, जैसे जैसे वस्तु नीचे आ रही है तो उसका वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ गए? तो इसीलिए हम लोग यहाँ इक्वेशन में क्या साइन लेंगे? प्लस। तो अब आपको पता है कि प्रारंभ में u का वैल्यू 0 है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? gt। तो ये बात याद रखिएगा, v का वैल्यू कितना हो गया? gt। चलो अब इसमें सेकंड इक्वेशन लगा के देखने, देखो जरा, आपका मन कर रहा है कि सेकंड लगाएं तो लगा लीजिए सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो h बराबर क्या होगा? ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्त u का वैल्यू यहाँ 0 होगा, तो h इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ gt स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि जो ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से आपने इसको गिराया है, तो वो होगा आपका h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। आपका मन कर रहा है कि सर मैं तीसरी इक्वेशन लगाता हूं, तो लगा लीजिए तीसरी इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप तीसरी इक्वेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो अगर आपको v का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर u को 0 कर दीजिए और प्लस 2gh, तो वह वेग जिस वेग से वस्तु धरातल पर टकराएगी वो वेग क्या होगा? √2gh होगा, ठीक है। क्या होगा? √2gh, यानी कि ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बॉडी ने ग्राउंड को हिट किया, ठीक है। बात क्लियर हो रही है सारी? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, सारी बातें क्लियर है? आप भूल जाते हो सर, क्या भूलना है? अच्छा इंग्लिश में, ओ सॉरी आयुष जी, दिस इज द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड। ओके, सो मैं इंग्लिश भूल जाता हूं, कोई बात नहीं, मैं याद रखूंगा कि इंग्लिश बोलनी है। सो वी हैव मेनी इक्वेशंस। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड इफ वी नो अबाउट द टाइम। सेकंड इक्वेशन इज फॉर द हाइट फ्रॉम व्हिच वी ड्रॉप अ बॉडी। अगर आपको टाइम पता है तो हाइट निकाल सकते हैं। एंड द थर्ड इक्वेशन इज फॉर द वेलोसिटी, अगर आपको हाइट पता है किस हाइट से हमने इसको लिया है। यानी कि इंग्लिश में पढ़ाइए सर, कोई नहीं, इंग्लिश हिंदी दोनों बोल दूंगा मैं, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। So we have many equations here. Now we consider the case in case of air friction. So what will happen if we take account of the air friction? अगर हम वायु प्रतिरोध की गणना को शामिल कर लें तो क्या स्थिति उत्पन्न के सामने आएगी? यही खूबसूरत नोट अब मैं आपको देने वाला हूं। चलो तो नोट देखिए जरा, वायु प्रतिरोध की स्थिति देखिए प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, नोट याद रखना है। क्या नोट याद रखना है? कि अगर वायु प्रतिरोध होगा, ठीक है, अगर वायु प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। हवा अगर, देखो हमेशा याद रखना, फ्रिक्शन जो होता है, घर्षण जो होता है, वो गति के विपरीत कार्य करता है, समझे? फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स अपोजिट टू द मोशन। ये दिमाग में बिठा लीजिए। फ्रिक्शन का काम क्या है? फ्रिक्शन का काम है गति का विरोध करना, ठीक है। घर्षण का काम क्या है? गति का विरोध करना। फ्रिक्शन का काम है टू अपोज द मोशन। तो आइए आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लो किसी बॉडी को आपने ऊपर की तरफ फेंका, ये ऊपर की तरफ फेंका u वेलोसिटी से, तो g कैसे काम कर रहा है? नीचे की तरफ। और एयर फ्रिक्शन भी काम करेगा नीचे की तरफ। तो एयर फ्रिक्शन से यहाँ एक्सेलरेशन जनरेट होगा, ये एयर फ्रिक्शन आपका इस तरह काम करेगा। तो जल्दी से मुझे बताओ, दिमाग की घंटी बजाओ, क्या वस्तु पर लगने वाला मंदन बढ़ नहीं गया है क्या? पहले अकेला जी उसको रोक रहा था, लेकिन अब साथ कौन दे रहा है? ए। तो यानी कि मंदन इंक्रीज हो गया, रिटार्डेशन ज्यादा है, तो बॉडी जल्दी रुक जाएगी। अरे बोलो यार, बॉडी जल्दी रुक जाएगी। अगर बॉडी जल्दी रुक जाएगी इसका मतलब मैक्सिमम वाला जो पॉइंट है वो जल्दी आ जाएगा। मैक्सिमम पॉइंट हमने किसको बोला है? जहां पर वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। भाई आपकी ये वेलोसिटी जो है अब जल्दी जल्दी 0 हो रही है, जल्दी जल्दी कम हो रही है, तो इसका मतलब ऊपर पहुंचने में, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा? कम होगा। समझ गए? नहीं समझे? ओहो नहीं समझे, नहीं समझे। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब आप इसको ऊपर फेंक रहे थे पहले, तो अकेला जो जी था वो इसके मान को घटा रहा था, लेकिन अब अगर एयर फ्रिक्शन भी साथ में आ गया, वायु प्रतिरोध
भी साथ में आ गया तो अब u का मान तेजी से कम होगा, तेजी से कम होगा मतलब जल्दी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम वाला जो पॉइंट है वो पहले ही पहुंच जाएगा। मतलब अगर ये ना हो तो मैक्सिमम पॉइंट यहां पर आ रहा था, ठीक है। अब एयर फ्रिक्शन आ गया तो मैक्सिमम पॉइंट नीचे आ गया, तो इसका मतलब वस्तु ऊपर अपने अधिकतम ऊंचाई पर जल्दी पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर टाइम ऑफ एसेंट जो होगा, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस। ऊपर अधिकतम अधिकतम बिंदु पर पहुंचने में क्या होगा, लगने वाला समय कम होगा। तो इसको लिख दीजिए शिखर बिंदु, ठीक है, इसको लिख दीजिए शिखर बिंदु, शिखर बिंदु पर पहुंचने में, शिखर बिंदु पर पहुंचने में, ठीक है, शिखर बिंदु तक पहुंचने में समय कम लगेगा, समय कम लगेगा, ये बात याद रखिएगा, समय कम लगेगा। हालांकि शिखर बिंदु अब उतना ऊंचा नहीं होगा जितना पहले था, नहीं समझे आप? पहले शिखर बिंदु आपका यहां पर आ रहा था, लेकिन अब शिखर बिंदु आपका नीचे ही आ गया, ठीक है, जल्दी आ गया। अब जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी, बोलिए, जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी, बेटे हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है बेटे, अब शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश में नहीं होगा, जिसको जिस लैंग्वेज में समझ आ रहा है वो लैंग्वेज में दोनों बोल रहा हूं। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर वस्तु की बात करेंगे, अब वस्तु को ऊपर से नीचे लेके आएंगे। ये कह रहा है कि इतना क्यों चिल्ला रहे हो, समझ में आ गया। ओ भाई पढ़ाने दो मुझे, ठीक है, मेरे अभिभावक मत बनो, बना करो क्लास में, ठीक है, तुम मेरे पेरेंट्स नहीं हो, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। कब मुझे चिल्लाना है कब नहीं चिल्लाना है वो टॉपिक पे डिपेंड करता है कि मैं क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या चीज नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आओ जल्दी से। अब अगर हम नीचे की तरफ किसी बॉडी को छोड़े, ठीक, तो नीचे की तरफ अगर आप किसी बॉडी को छोड़ोगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा जल्दी से, ठीक है, तो इस कंडीशन में जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ काम करेगा, घर्षण ऊपर की तरफ काम करेगा, यानी कि वस्तु का जो वेग है वो जल्दी जल्दी नहीं बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि एयर फ्रिक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है। समझ गए? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा टाइम ऑफ डिसेंट इज मोर, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि नीचे आने में लगने वाला समय, नीचे आने में लगने वाला समय, नीचे आने में लगने वाला समय अधिक होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा, ठीक है। अगर वायु प्रतिरोध की गणना कर ली जाए तो ऊपर पहुंचने में कम समय लगता है और नीचे आने में ज्यादा समय लगता है। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। तो ये एक सिंगल क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि अगर एयर फ्रिक्शन को ले लिया जाए, वायु प्रतिरोध को ले लिया जाए, तो टाइम ऑफ एसेंट यानी कि ऊपर जाने में समय कम लगता है और नीचे आने में समय अधिक लगता है। एसेंट मतलब ऊपर जाने का, डिसेंट मतलब नीचे आने का। अंग्रेजी में एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना और डिसेंट मतलब नीचे। समझ गए? चलिए, तो ये बात आपने नोट कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, हिमांशु राज कह रहे हैं कि आपने कौन कौन से एग्जाम निकाले हैं, ठीक है। हमने AIEEE निकाला है, ठीक है, और IIT खड़गपुर का पोस्ट मास्टर्स मतलब MSc के बाद जो एंट्रेंस होता है वो निकाला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। और ऑल इंडिया फिजिक्स टीचर एसोसिएशन के मेंबर रह चुके हैं। कितना जानोगे हमारे बारे में? फिलहाल आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इन केस ऑफ मोशन विथ, क्या कह रहा है कि निर्वात में मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए कौन सी बात सही है। कह रहा है कि निर्वात में एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो क्या इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, एक समान वेग होगा? नहीं। कोई वस्तु को जब आप ऊपर से नीचे गिराओगे तो वेग धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात याद रखिएगा। जब आप किसी वस्तु को नीचे की तरफ छोड़ते हैं तो जी का मान क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऊपर की तरफ भेजते हैं तब भी जी कांस्टेंट रहता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन गलत, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मोमेंटम नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है और मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, वेग अगर चेंज हो रहा है तो संवेग भी चेंज होगा। तो पहला भी गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, सेकंड इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट, चलो जल्दी करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम कीजिए जल्दी बेटा, जल्दी करो इसको और आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। हाँ अनुज जी, जो मैं लिखाता हूँ वो काफी है बेटे, उनको नोट करते रहा करो। जो पीडीएफ आपको मिलती है उसको भी एक बार पढ़ लिया करो, ठीक है। कह रहा है कि एक क्रिकेट गेंद को 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ध्यान से समझिए सवाल कैसा है। सवाल है कि एक क्रिकेट की गेंद को 19.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? अभी अभी सूत्र बताया था मैंने आपको। प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h बराबर क्या होता है, u²/2g होता है। तो u का मान कितना होगा? u का मान होगा 19.6 गुणा 19.6, ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए किससे, 2g। g का ले लीजिए, g का वैल्यू 9.8 ले लीजिए। तो 9.8 से कितनी बार कटेगा बताइए? 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 19.6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 19.6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? बिल्कुल। आइए जल्दी से समझिए, अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। कह रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है, द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड आर इन द रेशियो। एक वस्तु गुरुत्वीय प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिरना प्रारंभ करती है, उसके द्वारा प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? बताइए, आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। सर ऐप पर रोज मॉक टेस्ट मिलेगा, क्विज डेली मिलेगी बेटे, डेली क्विज आ रही है, उस पर वो क्विज को सॉल्व किया करो। चलिए अब देखिए ध्यान से समझो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जब अब ये कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेकंड,
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। तो आपको पता होना चाहिए कि जब, चलिए अब देखिए ध्यान से समझो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जब, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड है, रोज मॉक टेस्ट मिलेगा, क्विज डेली मिलेगी बेटे, डेली क्विज आ रही है, उस पर वो क्विज को सॉल्व किया करो। चलिए अब देखिए ध्यान से समझो बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जब, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। तो आप याद रखिए nवें सेकंड में तय दूरियां, nवें सेकंड में फॉर्मूला याद करो, nवें सेकंड में तय दूरी, nवें सेकंड में तय दूरी का सूत्र क्या था बता सकता है कोई मुझे? भाई ये था Sn इज इक्वल टू u प्लस 1/2, क्योंकि वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है तो एक ही जगह पर आ जाएगा g, ठीक है, 1/2 g, और ये कितना हो जाएगा 2n-1। अब देखो ध्यान से समझो, स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, फ्रीली, फॉल फ्रीली, तो u 0 हो जाएगा। सो Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 g, और ये हो जाएगा 2n-1। तो आपसे पूछा है प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, तो पहले प्रथम रखो यहाँ पर S1, सो 1/2 g, तो यहाँ रखोगे तो 2 में से गया 1 बच जाएगा। फिर द्वितीय रखो S2 रखो यहाँ पर, तो 1/2 g, तो 2 दूनी 4 में से गया 3 हो जाएगा। फिर तृतीय रख दो यहाँ पर S3, तो 1/2 g, 3 दूनी 6 में से गया 5, तो रेशियो देखो कितना रहा है 1 3 5, क्योंकि 1/2 g तो कट ही जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 1 3 5, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें 1 3 5, ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका 1 3 5, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 4 करो, जल्दी से करो फटाफट, देखो ध्यान से समझो, बहुत मजेदार सवाल है, आराम से पढ़ोगे तो समान द्रव्यमान के दो पिंड, क्या कह रहा है, समान द्रव्यमान के दो पिंड यानी कि मास सेम है, h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक करके गिराए जाते हैं, उनके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का अंतराल कितना होगा। भाई एक बात बताओ, अभी अभी आपने समझा, ठीक है, अभी अभी आपने समझा nवें सेकंड में, ठीक है, nवें सेकंड में चली दूरियां क्या होती है, nवें सेकंड में चली दूरियां अभी अभी तो निकाला आपने, क्या अनुपात आया था 1:3:5, ठीक है। अब अगर आपने पहले वाले को छोड़ा है, तो पहले वाला अगर 3 मीटर पर है, तो अगर पहले वाला 3 मीटर पर, तो दूसरे वाला कितने मीटर पर होगा 1 मीटर पर, फिर पहले वाला 5 मीटर पर चला जाएगा, 3 मीटर पर आ जाएगा, 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा बताना 7, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 9, तो अंतराल क्या होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 के बाद क्या आएगा, अब 3 दूनी, अब रखेंगे आप यहाँ पे 4 4 दूनी 8, 9 आएगा यहाँ पर, 9 आएगा, नहीं 9 नहीं 7 आएगा, ठीक है, 1 3 5 7, तो आप देखिए दूरियों का जो अंतराल होगा वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आप इसको इस तरह सोचो, सुनो, आप इसको ऐसे सोचो, देखो आप इसको इस तरह सोचो, ये पहली वाली वस्तु आपके पास ये है, ठीक, पहली वाली वस्तु को आपने गिरा दिया, तो t समय में कहां पहुंचेगा, t समय में पहुंचेगा, अगर आप इसका h निकालना चाहते हैं तो आपको पता है h इज इक्वल टू होता है हाफ gt स्क्वायर, यानी कि जो h होता है आपका वो अनुक्रमानुपाती होता है किसके, t के स्क्वायर के। ये बात तो पक्की हो गई। अब क्वेश्चन में बोला है कि एक के बाद एक छोड़ा, मान लो पहले आपने पहला वाला छोड़ दिया, फिर आपने दूसरे वाला छोड़ दिया, ठीक है, तो ऊंचाई जो होगी उनकी वो t के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो उनके बीच का गैप भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। सोचो, मान लो आपने इसको जो है पहली वाली वस्तु जो है, अगर आप इसको कैलकुलेशन से समझो, अगर आप देखना चाहें 2 सेकंड के बाद, ये ऐसे सोच लो, माना दोनों के बीच 1 सेकंड का, दोनों के बीच 1 सेकंड का अंतर है, दोनों के बीच 1 सेकंड का अंतर है, ठीक, तो t इज इक्वल टू, मतलब दोनों के बीच 1 सेकंड का अंतर है, तो जो दूसरी वाली बॉडी है सेकंड वाली, वो अभी आपने छोड़ी नहीं है, लेकिन पहली वाली क्या होगी, पहली वाली तो नीचे पहुंच जाएगी, ठीक, फिर उसके बाद ये गिरना शुरू करेगी, ये और नीचे चली जाएगी, तो इनके बीच का ये जो गैप होगा, ये गैप कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये गैप इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा, ये गैप क्या होगा, इंक्रीज होता है, सेम नहीं रहेगा, सेम कैसे रह सकता है, सुनो, ये कहां पर है अभी, ये है h बराबर हाफ gt पर है, t का वैल्यू 1 ले लो, 1 सेकंड के बाद देखोगे तो ये और कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी h बराबर हाफ g, और यहां 2 दूनी कितना जाएगा 4, ये 2g पर है, और वो कहां पर है, ये वाली यहां पर आ जाएगी, हाफ g पर आ जाएगी, वो वाली नीचे जाएगी, तो गैप बेटा गैप इंक्रीज होता चला जाएगा, ये गैप बढ़ता हुआ चला जाएगा, समझे, ये गैप क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, बढ़ती हुई चली जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ये बात याद रखना, सेम नहीं रहेगा बेटे, आंसर आएगा इसका बी, इंक्रीज होता चला जाएगा। थोड़ा सा आइडिया लगाओ, h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है t के, h किसके प्रोपोर्शनल है, h किसके प्रोपोर्शनल है, t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप ग्राफ बनाते हो ना इनके बीच में, तो h के और t के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे, ये h और t, तो ये ऐसा आएगा ग्राफ आपका, ठीक है, शुरुआत में आपको लगेगा अंतर कम है, लेकिन अंतर धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए कह रहे कि तो टाइम कैसा रहेगा, ग्राफ ये बता दिया मैंने, देखो 1 सेकंड का अंतर है, 1 सेकंड का अंतर आपने ले लिया, लो मैं इसको पूरा करके दिखाता हूं, रुक जाओ, लो ऐसे ले लो, ये वाली लाइन खींचो पहले, देखो मान लो ये t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पर क्या है, ये वाली बॉडी को आपने छोड़ दिया, पहली वाली, ये फर्स्ट वाली बॉडी है, सुनो इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन मैं दूर करके छोड़ूंगा, डाउट तो बचना ही नहीं है, डाउट कैसे रह जाएगा, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब 1 सेकंड जब बीता, तो 1 सेकंड बीतने के बाद क्या हुआ, 1 सेकंड बीतने के बाद ये वाली बॉडी यहां आ गई, ये वाली बॉडी यहां आ गई, लेकिन उसको आपने नहीं छोड़ा, अभी उसको नहीं छोड़ा आपने, तो ये यहां पर आ गया, तो ये कितना होगा, ये होगा h इज इक्वल टू हाफ g, t का वैल्यू 1 ले लो, अगर g को मैं 10 ले रहा हूं तो ये 5 मीटर हो गया सपोज, ठीक। अब अगला जो सेकंड आएगा, अब देखो ये कहां चला जाएगा नीचे, अब ये t बराबर 3 वाला हो गया, t बराबर 2 सेकंड हो गया, तो ऊपर से नीचे टोटल
कितनी हो गई यहां से यहां तक, ठीक है, वो वाली बॉडी यहां पर पहुंचेगी, ठीक है, ये वाला हाइट देखो टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू हाफ g और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये 2g आएगा। 2g का मतलब क्या होगा, g का आपने कितना लिया 10, 10 में से g को आपने 10 लिया है, ठीक है, तो ये 2g 10 दूनी कितना हो जाएगा आपका 20, तो 20 में से 5 गए तो कितना हो जाएगा 15 बचेगा, ठीक है, ये वाला 15 हो गया। अब आप देखो यार सिंपल दिमाग लगाओ, पहले इनके बीच में गैप कितना था, पहले गैप कितना था 5, अब गैप कितना है 15, आगे चलोगे तो गैप क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो ये गैप क्या होगा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करो, क्वेश्चन नंबर 5 करो जल्दी से। कह रहा है कि टावर के शीर्ष से फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वस्तु को नीचे की तरफ थ्रो किया गया है, ड्रॉप नहीं किया गया है, क्या किया गया है थ्रो, थ्रो का मतलब जान रहे हो कि उसका प्रारंभिक वेग शून्य नहीं लेना है आपने, हिंदी में पढ़ लो, टावर के शीर्ष से एक कण ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है, ठीक है, कह रहा है कि गति के तीसरे एवं द्वितीय सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। करो जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ, रिजल्ट आज आएगा क्या, उम्मीद तो है कि आ सकता है लेकिन चेक करेंगे, बोला है कि मतलब 15 से पहले ही बोला है कि आ जाएगा, ठीक है, देखो जरा ध्यान से समझो, अब लगाओ जरा फॉर्मूला एसएन वाला, तो एसएन इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस हाफ जी 2n माइनस 1, ठीक है, अब यहां u को जीरो मत लेना, विवेक आप एक काम करो, विवेक राठौर आप जो है एप्लीकेशन पे लॉगिन कर लो, ठीक है, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं, देखते हैं कुछ होगा तो नहीं, द्रव्यमान पर फर्क नहीं पड़ता अमित साक्य जी, द्रव्यमान पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है, चलो विवेक राठौर ऐप पे लॉगिन कर लेना, फिर देखते हैं अगर ऐसा कुछ होगा आपके लिए तो देख लेंगे। तो SN इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी 2n माइनस 1 हो गया। अब बोला है तीसरे में और तीसरे, तो पहले S3 रखो यहाँ पर और नीचे S2, तो ये हो जाएगा u का मान तो 10 हो जाएगा 1/2, g आपने 10 ले लिया, और तीसरा बोला है तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 में से गया 5 बटे नीचे दूसरा u को 10 ले लो 1/2, ये हो जाएगा 10, ठीक है, और यहाँ पर ले लो आप 2 ले लो तो 2 दूनी 4 में से गया 3 हो जाएगा, सॉल्व करना जरा इसे, ये कटे ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ पर 5 5 5 25 और 10 कितना हुआ, 5 5 25 और 10 बोलो कितना हुआ 35, और नीचे कितना हुआ 3 5 15 और 10 कितना हुआ 25, 5 से काट लो 5 7 35 5 5 25, तो उत्तर कितना आया 7/5, 7:5। चले कह रहे सर मेरा तो घर ही नहीं है, मैं सड़क पर क्लास लेता हूं, अरे भाई साहब, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बड़े अगर जेन्युइनली हो सकता है उसके साथ कोई दिक्कत हो, किसी का मजाक नहीं उड़ाया करते इस तरह से, अब वो बच्चा जो है लगातार लिख रहा है तो हो सकता है कोई समस्या हो, ठीक है, तो मैं अपने स्तर से बोल रहा हूं, मैं कोचिंग के स्तर से नहीं बोल रहा, अपने स्तर से मैं प्रयास करूंगा उस बच्चे की मदद करने की, अब देखूंगा, मैं वादा तो नहीं करता कि हो ही जाएगा, मैं कोशिश करने की बात कर रहा हूं। आगे चलो, तो टाइम क्या समान रहेगा, टाइम तो बेटे टाइम का गैप कांस्टेंट रहेगा, लेफ्टिनेंट मोहन जी टाइम का जो गैप है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, पिछले वाले क्वेश्चन में जो आप पूछ रहे हो ना, हाँ टाइम का गैप उतना ही रहेगा। कह रहा है कि जब एक गेंद ऊर्ध्वाधरतः ऊपर की ओर v नॉट वेग से फेंकी जाती है तो यह अधिकतम ऊंचाई h तक पहुंचती है, यदि एक व्यक्ति अधिकतम ऊंचाई को 3 गुना करना चाहता है तो गेंद को कितने वेग से फेंकना चाहिए, बताइए आंसर बताइए क्वेश्चन का, पढ़िए जरा क्या कह रहा है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद वेलोसिटी v नॉट, जब किसी वस्तु को v नॉट से फेंका जाता है, इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट ऑफ h, इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, अगर एक व्यक्ति चाहता है कि उसको 3 गुना हाइट पर पहुंचाना है, देन द बॉल शुड बी थ्रोन विद अ वेलोसिटी। करो आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ, आंसर बताइए फटाफट, क्या आंसर आएगा, कह रहे कि आप सुबह डाइट में क्या लेते हो, कुछ नहीं लेता, आज तो खाली पेट आके कुछ भी नहीं है घर पे खाने को, ठीक है, चलो जल्दी से देखो भाई, पढ़ाई की बात करो, मैं क्या खाता हूं क्या पीता हूं कैसा दिखता हूं, मोटा हूं पतला हूं छोटा हूं, उससे क्या लेना देना है, ठीक है, ये कोई सवाल नहीं होते। अब आपको पता है कि जब आप किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यू वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो अधिकतम ऊंचाई h जो होती है वो u²/2g होती है, यानी कि ऊंचाई अनुक्रमानुपाती होती है किसके, u² के, है ना। अब यहीं पर फॉर्मूला लगा दीजिए, देखो h1/h2 बराबर क्या होगा u1/u2 का होल स्क्वायर, शुरुआत में हाइट कितनी है h, आप कितना करना चाहते हो 3 गुना, शुरुआत में वेग कितना है v नॉट, बाद में हमें नहीं पता कितना, तो ये h से h गया, स्क्वायर रूट ले लिया 1/√3 हो गया, ये हो जाएगा v नॉट/u2, तो u2 का मान कितना आ रहा है, देखो u2 का मान आ रहा है √3 into v नॉट, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है a √3 v नॉट आ जाएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा √3 v नॉट, समझ गए, तभी तो 9 गुना होगा, अरे आप दिमाग लगा लो यार, जब मैं इसकी जगह पर √3 रखूंगा तो √3 का स्क्वायर 3 नहीं होगा, तभी तो 3 गुना आएगा, ऐसे सोच लो, लॉजिक लगा सकते हो आप, सिंपल लॉजिक लगा दो। सर एक और बार समझाओ इसको, अरे भाई साहब यहाँ देखो मित्रों, h अनुक्रमानु h बराबर क्या होता है u²/2g, अब उसने ये कहा, यहाँ समझ लो, उसने ये कहा कि v नॉट वेग से फेंका तो ये आ गया, अब उसने कहा कि ऊंचाई को 3 गुना कर दो, लो 3 गुना कर दिया, तो नया u बताओ कितना होगा, ठीक है, तो नया u पूछ रहा है तो इसको ले लिया हमने v नॉट का डैश या u डैश का स्क्वायर बाय 2g, अब प्यारे दोस्त h की जगह पर मैं v नॉट का स्क्वायर बाय 2g रख दूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका u डैश का स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, 2g से 2g कट जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा √3 v नॉट नहीं आएगा क्या, बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा, अब तो क्लियर है। ऑप्शन से कैसे, ऑप्शन से क्यों करोगे, ऑप्शन से मत करो,
ऑप्शन से करना है तो यहाँ देख लो, नंबर देख लो, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 बटे 2 का स्क्वायर कितना होगा 9 बटे 4। तो ऑप्शन से करना है तो ऐसे कर लो, अगर आप 9 v0 देंगे तो 9 में क्या 81 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से मत क्या करो, वो गंदी आदत होती है, ये वाला करो। क्वेश्चन नंबर 7 करो जल्दी से, जल्दी बताओ 7 का आंसर क्या आएगा। फोन ठीक करा लिया, बहुत बढ़िया। माइक को नजदीक कर लो, खांसी हो रही है फिर माइक में खांस दूंगा, फिर बोलोगे खांसते क्यों, ठीक है। कभी बोलते चिल्लाते क्यों, कभी बोलते खांसते क्यों, कभी बोलते डांस क्यों करते रहते हो क्लास में, ठीक है। पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है तुम्हें, तुम्हें व्यक्तिगत कमेंट करना है बस, पर्सनल कमेंट करना है बस। चलो क्या आंसर आ गया तुम्हारा, बताओ आंसर क्या है, बताओ जल्दी से, ठीक है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर के शीर्ष से यू चाल से ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर धरातल तक 3 यू चाल से पहुंचता है, टावर की ऊंचाई क्या होगी। निकालो जल्दी से आंसर, निकालो जल्दी से, टावर की ऊंचाई क्या होगी। सिंपल, देखो एक टावर के शीर्ष से यू चाल से ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर, एक टावर बनाओ पहले, ये टावर बनाओ, ये लो टावर बना दिया, टावर आपने बना दिया, तो ये कह रहा है कि यू वेग से इसको फेंका गया ऊपर की ओर, यू वेग से ऊपर फेंका है, तो ये इस तरह से गिरेगा, बताओ बोलते क्यों नहीं हो। अगर ये इस तरह से गिरेगा, ठीक है, तो ये कितना वेग से पहुंच रहा है नीचे, 3 यू वेग से पहुंच रहा है, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। अब इसको आप सिंगल एक सिंगल फॉर्मूले से कर लेना, से पहुंच रहा है, तो कह रहा है टावर की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। अब इसको आप एक सिंगल फॉर्मूले से कर लेना, कैसे करोगे देखो ध्यान से। अगर आप इसमें वेक्टर लगाते हैं और वेक्टर अगर नहीं लगाते हैं, पहले वेक्टर नहीं लगाते हैं, वेक्टर नहीं लगाते हैं, मैंने बताया था कल, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि समान ऊंचाई पर वेग क्या होता है, समान होता है। तो जब ये u वेग से यहां गया, तो जब ये यहां पर लौटेगा तो इस बिल्कुल इसके सामने इसका वेग क्या होगा, u रहेगा नहीं रहेगा। जितने वेग से फेंका जाता है जब वो लौट कर उसी बिंदु पर आता है तो उसका वेग समान रहता है, ठीक। अब इस पॉइंट को a मान लो, इस पॉइंट को b मान लो, a से b तक की समीकरण लगा दो, प्रारंभिक वेग पता है, अंतिम वेग पता है, ऊंचाई चाहिए, कौन सी समीकरण लगेगी, तीसरी, ठीक है। तो तीसरी समीकरण क्या हो जाएगी, v का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर, और नीचे जा रहा है तो प्लस 2gh, समझ गए। अब अंतिम वेग कितना है 3u, तो 3 3 9 u का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग यहां पर कितना ले लिया u का स्क्वायर, और प्लस कितना 2gh, इसको उधर भेजो 8u स्क्वायर बाई 2g, और ये किसकी वैल्यू आ गई h, ये इससे कट जाएगा 4 बार, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 4u स्क्वायर बाई g, तो कहां है ये आंसर बताओ जरा, ये रहा 4u स्क्वायर बाई g, ठीक है। समझ में आया सबको, क्लियर है। ये समझ नहीं आप कह रहा है कि कहां कौन सा फॉर्मूला लगाना होता है। देखो बेटे, आप जब भी फॉर्मूले का चयन करें तो एक विशेष बात याद रखें, आपको इक्वेशन लगानी थी यहां से यहां तक, ठीक। आपको यहां पर उसका प्रारंभिक वेग पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, यहां पर उसका अंतिम वेग पता है, और ऊंचाई आपको चाहिए। तो ये तीनों चीजें किसमें आती है, गति की तीसरी समीकरण में आती है, क्योंकि आपके पास गति की पहली समीकरण में भी टाइम आता है, टाइम हमारे पास है नहीं, गति की दूसरी समीकरण में भी टाइम आता है, टाइम हमारे पास है नहीं, तो इसलिए कौन सी समीकरण लगेगी, तीसरी लगेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है, क्लियर है। कह रहा है कि नो सर समझ नहीं आया, सर बता तो दिया बेटे मैंने, बस आपको ये लॉजिक याद रखना है कि जब आपने इसको यहां से फेंका था तो जब ये लौट कर वापस आएगा बिल्कुल इसके सामने, तो उसका वेग उतना ही रहेगा। ये कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला सवाल बोलिए, अगला सवाल क्या आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। कह रहा है कि हमारे पास बहुत टाइम है, क्वेश्चन नंबर 8 करो जल्दी से, फटाफट करो बेटे, इतना टाइम नहीं लगाना है किसी भी चीज में, इतना समय नहीं लगाना है किसी भी चीज में, इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे कर पाओगे कोर्स पूरा, जल्दी करो। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी करो। कोई बात नहीं मीनू जी, आपने फोन ठीक करा लिया, बहुत बढ़िया। हम तो कल जो है चेक करते रहे अपना, हमने तो कल कंप्यूटर खोल दिया, सारे तार वार खोल के चेक कर लिया मैंने, क्वालिटी नहीं जा रही बच्चों तक, ठीक है। फिर हमने उसको बांध दिया था वापस से। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है आपका, सवाल कह रहा है कि 2 गेंदें पृथ्वी तल से क्रमशः h तथा 2h ऊंचाई से गिराई जाती हैं, पृथ्वी तल पर पहुंचने में इन गेंदों द्वारा लिया गया समय का अनुपात क्या होगा। अब बस लेके बैठे हैं, मैंने बताया था जब भी आप किसी चीज को गिराओगे तो h इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो हाफ gt स्क्वायर, समझे। तो यानी कि h अनुक्रमानुपाती है किसके, t स्क्वायर के, ठीक। तो यहां से सूत्र क्या बन जाएगा, h1 बटे h2 बराबर क्या हो जाएगा, t1 बटे t2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पहली ऊंचाई क्या है h, दूसरी ऊंचाई क्या है, दूसरी ऊंचाई है 2h, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा t1 बटे t2 का होल स्क्वायर, h से h कट गया, क्या बचा 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो गया t1 बटे t2। सो t1 बटे t2 का वैल्यू कितना आ गया 1/√2, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1/√2। ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी करो, जल्दी करो भाई फटाफट, और क्लास को लाइक भी कर दिया करो, लाइक कितने करते हैं, जल्दी करो फटाफट। कह रहा है कि एक कण जमीन से
ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर इस प्रकार फेंका जाता है कि यह 2 सेकंड दूसरे सेकंड व 10वें सेकंड पर समान ऊंचाई से गुजरता है, तो यह ऊंचाई कितनी है? लाजवाब सवाल, बहुत गजब। इसकी सबसे पहले ड्राइंग करनी पड़ेगी आपको, ड्राइंग करके समझना पड़ेगा सवाल कह क्या रहा है, ड्राइंग करके समझना पड़ेगा सवाल कह क्या रहा है। बताओ जल्दी से, क्या आंसर आ रहा है? तुक्का नहीं, तुक्का नहीं मारना है। अब सुनो जरा, सवाल समझो जरा क्या है। पहले सवाल को समझो। कह रहा है कि अ पार्टिकल व्हेन थ्रोन मूव सच दैट, इस तरीके से गति करता है, इट पासेस फ्रॉम द सेम हाइट, मतलब सेम हाइट मतलब जाते टाइम और आते टाइम। देखो आपने किसी वस्तु को ऐसे फेंका, ठीक, तो ये वस्तु आपकी ऐसे जाएगी और इस तरह से लौट कर वापस आएगी। बोलो, ये जाने का और ये आने का। क्लियर हो रहा है? जाने का और आने का, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये जाने का और ये आने का। अब उसने कहा कि एक हाइट थी, ये मान लो कोई हाइट थी h, जब वो इस हाइट से गया तो उस समय घड़ी में कितने बज रहे थे? जब वो इस हाइट से गया तो t बराबर 2 सेकंड पर वो गया। ध्यान से समझो, जब वो इस हाइट पर था जाते टाइम घड़ी में कितना टाइम हो रहा था? t बराबर 2 सेकंड। और जब वो लौट कर इसी हाइट पर वापस आया तो घड़ी में कितना सेकंड था? घड़ी में कितना सेकंड था? 10 सेकंड। समझ रहे हैं? तो घड़ी में कितना सेकंड था? t बराबर 10 सेकंड। ये बात पक्की हो गई? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी सी अकल लगाओ, यहां से यहां तक वो गया है, यहां घड़ी में कितने बज रहे हैं? 2, यहां घड़ी में कितने बज रहे हैं? 10। तो ये बीच का टाइम बता सकते हो आप मुझे? बीच का टाइम बता सकते हो? भाई यहां पर 2 है, यहां पर 10 है, तो टोटल 8 सेकंड का गैप है ये। अच्छा 8 को आधा आधा कर दो तो 4 सेकंड ये वाला और 4 सेकंड ये वाला, क्योंकि आपको पता है जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही आने में लगता है।